हमारी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो देखने के बाद एंड ऑल्सो द ग्राफिकल मेथड, जिससे मोस्टली सॉल्व करने नहीं है सम, जब बोले तभी करना है और वो लोग बोलेंगे ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी, एलिमिनेशन मेथड देखी। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमको देखनी है। सो टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ही ये मेथड यूज़फुल है। अब इसमें आएगा फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते थे एक्स एक साइड बाकी सब दूसरी साइड और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दो। एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट इक्वल बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन करो। तो दोनों में मेथड थी, मेथड। ये मेथड जो है उसमें मेथड तो कम लेकिन फॉर्मूला ही है, हमको फॉर्मूला याद रखना है। पर पहले नाम के साथ उसका काम समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? ओके, तो सपोज वी हैव टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन के, दैट इज़ द जनरल इक्वेशन इसको बोले तो। चलो, ये दोनों इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, वो कुछ ऐसे करना है कि जो हमारा x होगा, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन, ओके, कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x के नीचे मैं लिखूंगा, x के नीचे लिखूंगा x वाले के सिवा बाकी जो है वो, x के साथ कोएफिशिएंट कौन से, a1 a2, उसके सिवा कौन बच गए, b1 b2 c1 c2। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा b1 b2 c1 c2। y के कोएफिशिएंट है b1 b2, उसके अलावा कौन से हैं, तो उसके अलावा ये पहले लिखने के c1 c2 a1 a2। और z के कोएफिशिएंट, z नहीं आएगा, सॉरी z तो है नहीं। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं, ये तो मतलब 1। x y तो है नहीं उसमें, कांस्टेंट मतलब कि 1। तो उस कांस्टेंट कौन कौन से, c1 c2, तो उसको हाइड करो। कोएफिशिएंट कौन से बचे, a1 a2 b1 b2, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा a1 a2 b1 b2। अब हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस। दैट मीन्स b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 और फिर b2 इंटू c1। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और बीच में आएगा माइनस, माइनस। फिर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 a2 एंड a1 c2, या तो c2 a1, a1 इंटू c2 लिखो या c2 इंटू a1 चलेगा। और बीच में आएगा माइनस, एंड हियर सेम a1 b2 माइनस a2 b1, या तो b1 a2, मल्टीप्लाई में तो देखो चलेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमको याद रखना है। चलो, याद रखने की कुछ ना कुछ हम टेक्निक बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो देखो x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, याद कैसे रखें, x के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a नहीं आना चाहिए x के नीचे, उसका खुद का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, उसके खुद के घर वाले नहीं आने चाहिए। तो x के अलावा कौन कौन सा बच गया, एक x का कोएफिशिएंट a होता है, a के अलावा बच गया bc। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं bc माइनस bc। अब मैं लिखूंगा bc, यहाँ पे मैं 1 2 लिखूंगा एंड हियर 2 1, हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। टेक्निक देखो। फिर y का कोएफिशिएंट होता है b वाला, तो b के अलावा कौन है, c है। देखो a x का a, y का b, और कांस्टेंट कौन सा होता है c,
तो x के लिए a को छोड़ के bc, y में b को छोड़ के ca बोलना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पे ac नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ca लिखेंगे, ca माइनस ca। फिर तो वही करना है 1 2 माइनस 2 1, c1a2 माइनस c2a1। अगर यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया ac माइनस ac, फिर 1 2 2 1 लिखा, a1c2 माइनस a2c1 हो गया। a1c2 बाद में आएगा, a2c1 पहले। तो इन शॉर्ट बच्चों याद रखो, ca माइनस ca और फिर 1 मतलब कि कांस्टेंट c है, c के नीचे क्या आएगा, ab माइनस ab, 1 2 2 1। ये एक मेथड है फॉर्मूला याद रखने की। x अपॉन bc माइनस bc 1 2 माइनस 2 1, y अपॉन ca माइनस ca 1 2 माइनस 2 1, ca माइनस ca 1 2 माइनस 2 1 मतलब c1a2 माइनस c2a1, एंड 1 अपॉन ab माइनस ab 1 2 माइनस 2 1। चलो बहुत हो गया। तो ये ऐसे याद रखना है। सम्स देखते हैं, तब जाके हमको परफेक्ट आइडिया आएगी। तो सम देखने के लिए हमको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। पहली बात तो एंड इन एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 से पहले स्टार्ट करूँगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इक्वेशन कुछ ऐसे है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। एक्स के साथ ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है। x के साथ जो होगा वो a1 a2, y के साथ b1 b2 कांस्टेंट c1 c2। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारी है उसमें मोस्ट टाइम भी जो हमको याद रखना है, जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सब कुछ इज इक्वल टू के एक ही साइड होना चाहिए। एक्स टर्म, वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म ऑल मस्ट बी सेम साइड। इसके पहले की 2 मेथड थी उसमें भाई आप नहीं रखो चलेगा। उसके पहले की हमने एलिमिनेशन मेथड देखी थी ना, उसमें कांस्टेंट हम इस साइड रखते थे, इस साइड की जगह पे कांस्टेंट इस साइड रखोगे तो भी चलेगा, एलिमिनेशन मेथड है। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बनाने के लिए इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए, सबको इस साइड लाना है, एक ही साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8x प्लस 5y 9 अनदर साइड माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आपने सब कुछ एक साइड नहीं लिया, फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग ही आएगा। ये मेन याद रखना। अब चलो हमको सिर्फ लिखना है व्हाट इज़ a1 a2 b1 b2 c1 c2। हमको लिखनी है वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 a2 8 3, b1 b2 5 2 एंड c1 c2 माइनस 9 माइनस 4। ओके, माइनस 9 माइनस 4। एंड नाउ फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x मतलब a वाला, तो यहाँ पे आएगा bc माइनस bc 1 2 2 1। y मतलब b वाला, तो b के अलावा बन गया ac। पर याद रखना ca माइनस ca लिखना है, तो ही फॉर्मूला राइट होगा, ca माइनस ca। और 1 मतलब कि कांस्टेंट, तो उसके अलावा बच गए ab माइनस ab, ba माइनस ba भी नहीं चलेगा, 1 2 2 1। एग्ज़ाम में या कभी भी सम सॉल्व करो आप भी ऐसे ही लिखना, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना। चलो अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की सबकी नीचे वैल्यू रखते हैं। ओके, तो b1 इंटू c2 5 इंटू माइनस 4, 5 रखो ब्रैकेट में, माइनस 4 रखो ब्रैकेट में, दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में लिखा मतलब बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, माइनस b2 c1 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9। ओके, नाउ c1 a2 माइनस 9 इंटू 3
-9 इंटू 3, थोड़ा गैप रखना था, माइनस C2A1 -4 इंटू 8, -4 इंटू 8, एंड नाउ 1 अपॉन A1B2 8 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 5। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू -4 तो भाई -20। ये देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू -9 प्लस 2 इंटू 9 18, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 9 18, -9 इंटू 3 तो -27, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 8 इंटू 2 16, माइनस 3 इंटू 5 15। चलो यहाँ तक आ गया। -20 प्लस 18 तो मुझे पता है -2 होगा, y अपॉन -27 प्लस 32 आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है 5। 1 अपॉन 16 माइनस 15 तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता जी, नहीं सबको पता है 1। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगी यार? ये तो कुछ x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन ऐसा सब आया। तो कोई बात नहीं, रुको, सिंपल है, रुको ज़रा। ये तीनों तीन इक्वल है, x अपॉन -2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 1/1, तीनों तीन इक्वल है। तो मैं ये दो इक्वल लेता हूँ, ये दोनों इक्वल लेता हूँ और साइड पे लिखता हूँ x/-2 इक्वल टू 1/1, इक्वल ही है, सब इक्वल है। और y/5 इक्वल टू भी क्या लिखना है 1/1, x वाले को इक्वल y वाले को इक्वल ले लो दोनों के साथ, लास्ट में ऐसा ही करना है। हमको पता है 1/1 तो 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1/1 तो 1, तो x आ गया -2 उस साइड मल्टीप्लाई में, 1 इंटू -2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5, x और y मिल गया। तो बस ये फॉर्मूला, उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू रखनी है, तो पहले लिख ही देने का A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो रहा था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस किया, दोनों को इसके साथ इक्वल ले लिया दोनों को, और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। तो आप बुक ओपन रखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। चलो बुक ओपन, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। उसमें करना यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पता करना है किसका भाई यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो मैंने वो बोर्ड पे कराया था, वैसा है, एक वीडियो बनाया था बोर्ड पे कि भाई 3 में से क्या आएगा, तो हमको वो चेक करना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो रहा है कि नहीं। इसमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, पर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसा लिखा है, पहले तो 3 में से कौन सा है वो फाइंड करो, फिर इन केस दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इन केस दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी है, नहीं तो नहीं करनी। तो चलो नंबर 1, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इज इक्वल टू के सब एक ही साइड होना चाहिए, दूसरी साइड 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो पहले लाना पड़ता है। तो चलो A1 A2, A1 x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, A2 3, B1 -3, B2 -9, C1 -3, C2 -2। फाइन करते हैं A1/A2, तो वो आएगा 1/3, देन आफ्टर B1/B2 -3 अपॉन -9। चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, नीचे 3 3 3 ज़ा 9।
C1 बाई C2 -3 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल 3/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसमें क्या आंसर आएगा? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, पर C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। तो भाई कुछ ऐसा था, हियर देयर इज नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अगर तीनों तीन अलग है तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों तीन सेम है तो इन्फिनेटली मैनी। A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल, C1 बाई C2 नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन। देख लेना फिर से अगर भूल गए हो तो, ये तो एकदम इजी था। ठीक है, नंबर 2 उसी के अंदर 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। पहले तो भाई इज इक्वल टू के सब एक ही साइड होना चाहिए, वो भूलना नहीं है। सो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे दो इक्वेशन आ गए। चलो इसमें हम करते हैं। A1 आएगा 2, A2 3, B1 1, B2 2, C1 माइनस 5, C2 माइनस 8। A1 बाई A2 2 बाई 3, B1 बाई B2 1 बाई 2, C1 बाई C2 माइनस 5 बाई माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल होगा, पर कोई भी इक्वल है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों तीन अलग अलग आ गए, तीनों तीन अलग अलग है, मतलब कि यहाँ पे हमको मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पहले तो तीनों में से कौन सा है वो फाइंड करो, और अगर तुम्हारा आंसर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर वो सॉल्यूशन फाइंड भी करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आया, सो वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। x अपॉन BC माइनस BC 1 2 माइनस 2 1, y अपॉन CA माइनस CA 1 2 2 1, 1 अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1। ओके, समझ जाना अभी। चलो नया पेज ले लेते हैं, नहीं तो आपको बहाना मिल जाएगा सर समझ में नहीं आया, ये कुछ बराबर आपने लिखा नहीं। ओके, तो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 करना है x अपॉन, तो B1 C2 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 माइनस B2 C1 2 इंटू माइनस 5, ये वाला माइनस 5 है, इक्वल टू y अपॉन CA माइनस CA C1 A2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस C2 A1 माइनस 8 इंटू 2, माइनस 8 इंटू 2 एंड इक्वल टू AB माइनस AB। तो A1 B2 माइनस A2 B1 3 माइनस 3 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, यह आएगा माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 3, नीचे 2 माइनस 15 प्लस 16 तो 1 होता है, और ये भी 1। फिर x बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 ले लो, एंड y बाई 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x इक्वल टू 2 उस साइड मल्टीप्लाई में 2 बाई 1 तो 2, 1 अनदर साइड मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 अपॉन 1 मतलब कि 1 ही आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी फाइंड करना था, तो हमने कर लिया। ओके, सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही जो थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला है, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, दैट इज़ योर होमवर्क।
ये फर्स्ट एंड सेकंड तो करना ही है हमारे फेयर बुक में, जैसे हम स्कूल में करते हैं, ट्यूशन क्लासेस में करते हैं, बोर्ड पे लिखाया फिर हम कॉपी करते हैं, बुक में लिखते हैं हमारे फेयर बुक में। वैसे ये दोनों तो लिख ही देने हैं और थर्ड एंड फोर्थ खुद से करने हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो हमको सॉल्यूशन फाइंड भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, पर अगर नहीं आया, इन्फाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन आया तो आगे कुछ नहीं करना है, नो सॉल्यूशन आया तो भी आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो लो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट वाला है, चलो पढ़ते हैं। बुक तो है आपके पास, उसमें भी पढ़ सकते हो। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड, ये क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी वैल्यू फाइंड करनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ मुझे पता है, मेरे हैंड राइटिंग मतलब कि कोई जवाब ही नहीं है उसका, सवाल ही सवाल है, पर जो भी है देखो पढ़ो। ओके, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हमको बोल दिया है कि ये दोनों का आंसर क्या है, इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी की यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि जिससे ये इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो पहले A1 B1 C1 A2, A1 B1 A2 B2 C1 C2 वो तो निकालते हैं हम, तो वो निकालते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू के एक साइड सबको ले आओ, तो इसको मैं एक साइड ले आता हूँ। 2x + 3y - 7 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। a - bx, a + by, 3a इस साइड -3a - b + 2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। देखो कैसा भी लगे, कुछ हार्ड नहीं है ये। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है। इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर कब आता है, फॉर इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमको पता है क्या होता है। फॉर इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होता है। अगर आपका आंसर इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ये होना चाहिए A1 मतलब कि 2, B1 3 एंड C1 -7, A1 B1 C1। अब A2 मतलब कि x के साथ जो भी होता है वो, तो वो क्या है, A - b, तो A2 क्या होगा, A - b होगा, जो है वो है A1 A2, B1 B2, B2 होगा अपना A + b, C1 C2, अकेला जो भी होता है वो C1 एंड C2 होता है। सो ईयर -7 x के साथ y के साथ बाकी जो भी बच गया दैट इज़ अवर C2 कांस्टेंट। तो क्या है वो, -3a - b + 2। जी हाँ, जितना भी लंबा लगे लेकिन वो अपना C2 है। x के साथ A1 A2, y के साथ B1 B2, अकेला वाला C1 C2। इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब ये होता है, हमने वैल्यू रखी। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। हम पहले कोई भी दो इक्वल लेते हैं, उसके बाद फिर कोई भी दो इक्वल लेते हैं। चलो पहले ये दोनों इक्वल लेता हूँ, ये दोनों इक्वल लेता हूँ। दैट मीन्स हियर 2/a - b = 3/a + b। चलो ये दोनों इक्वल लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 के साथ आएगा a + b, 3 के साथ आएगा a - b। सो 2a + 2b 3a - 3b। सबको एक साइड ले लेता हूँ। 2a + 2b - 3a - +3b इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0, सबको एक साइड ले लिया। 2a - 3a तो -1a, 2 - 3 तो -1, -1a मतलब 1 हम लिखते नहीं हैं। 2b + 3b 5b = 0। चलो -a इस साइड, तो 5b = a, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ, 5b = a। ठीक है,
तो मैंने ये दोनों इक्वल ले लिया तो हमको एक कुछ मिला। अब बाकी के दोनों इक्वल लेते हैं, ये दोनों इक्वल ले लो या तो ये दोनों इक्वल ले लो, वी हैव अ चॉइस, ये दोनों इक्वल लो या तो फिर ये दोनों इक्वल लो। चलो हम लेते हैं 3/a + b इक्वल टू -7 गया, तुम्हारा कैरियर गया। अभी कैरियर को लाता हूँ, आ गया, भविष्य आ गया। तो 3/a + b -7 -3a - b +2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ जाने वाला है -3a - b +2 -7 के साथ आएगा a + b। ओके, चलो अब इसका ज़्यादा काम नहीं है। 3 × -3a - 9a - 3b +6 ब्रैकेट ओपन, सबको मल्टीप्लाई, -7 सबको मल्टीप्लाई, -7 सबको एक साइड ले लेता हूँ, -3a -7 अनदर साइड +7a +7b इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो 0, -9a + 7a तो -2a, -3 + 7 तो +4b +6 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, हमको a और b फाइंड करना है। तो हमारे पास a और b के दो इक्वेशन आ गए। अब जैसे हम x y वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हमको ये a b वाले इक्वेशन दोनों सॉल्व करने हैं, तो हमको मिल जाएगी दोनों वैल्यू। अब इसमें तो कोई भी मेथड करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। a = 5b यहाँ पे रख देता हूँ, ईजी रहेगा इसलिए। पुट a = 5b, a = 5b है इन इक्वेशन नंबर 4। जहाँ पे भी a दिख रहा है वहाँ पे मैं रखूँगा 5b +4b +6 = 0। तो ये मल्टीप्लाई -10b -10 + 4 -6b, चलो +6 उस साइड तो -6, -6 इंटू बी है तो डिवाइड में जाएगा, -6 उस साइड प्लस में नहीं जाएगा, -6 और b मल्टीप्लाई में है तो ये बैठा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल, b = 1 आ गया। b = 1 यहाँ पे रख देता हूँ, a = हमारा 5b है, b 1 रख दो तो a भी आ गया 1। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा ये सम था। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b दिस टू इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि ये सेम होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 by c2 सेम। कोई भी पहले दो ले लो, फिर कोई भी बाकी के दो ले लो इक्वल, तो हमने ले लिए। फिर दोनों को प्रॉपर इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन बनाओ, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन बनाओ। सबको एक साइड में ले सकता था इसमें भी। फिर एलिमिनेशन मेथड करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमको पहले यहाँ से क्वेश्चन देते थे, हमको पहले बनाना पड़ा। ठीक है, चलो तो ऐसा एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही सेकंड वाला है, वो देखते हैं। तो ये रहा उसी क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड वन। फॉर विच वैल्यू ऑफ k, इस बार k फाइंड करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन उसकी चलो देखते हैं। पहले तो सब एक साइड ला देते हैं, ऑल थिंग्स आर वन साइड। -2k - 1 = 0, ये उस साइड आएगा। तो a1 a2 क्या होगा अपना, तो a1 3 a2 2k - 1, b1 y के साथ जो भी है मतलब 1, b2 y के साथ है k - 1 पूरा, c1 मतलब अकेला -1, c2 यहाँ पे है -2k - 1। अब हमको दिया है नो सॉल्यूशन,
तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। इन्फिनेटली मैनी तो ऑल इक्वल, नो सॉल्यूशन के लिए ये होता है पैरेलल लाइन के लिए। तो a1 a2 वैल्यू रख रहा हूँ 1 k -1 -1 -2 k -1। चलो इसमें तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों इक्वल है, हमको सिर्फ ये दोनों का ही काम है। ये दोनों इक्वल है तो मैंने ये दोनों ले लिए। ओके, दिस टू आर इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ पूरे का पूरा k -1 मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ पूरा 2k -1, तो 3k -3, 1 तो मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2k उस साइड -2k, -3 को इस साइड लाओ तो +3, -1 तो अपनी जगह पे ही है। 3k -2k तो 1k, 3 - 1 तो 2। तो आंसर आ गया। एक ही चीज़ फाइंड करनी है तो एक ही को इक्वल लो, और ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो नॉट इक्वल है, ये दोनों नॉट इक्वल है, ले ही नहीं सकते, ये भी नॉट इक्वल है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मैंने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ गया। तो नो सॉल्यूशन बोला इस बार हमको, इस बार नो सॉल्यूशन हमको प्रूव नहीं करना है कि भाई प्रूव दैट इट हैव नो सॉल्यूशन। के की वैल्यू फाइंड करो कि जिससे इसका नो सॉल्यूशन आए, तो नो सॉल्यूशन ले लिया और के की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो पहले ही किया, 1 हो गया, उसमें दो तुम्हारे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 वही, पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पहला वाला नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला, और वो है, पढ़ते हैं, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। फिर से फिक्स चार्ज वाला आ रहा है, इस पर हॉस्टल वाला है। तो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ओके, व्हेन अ स्टूडेंट A take food for 20 days, she has to pay 1,000 rupees as hostel charge, and a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो चलो सबसे पहले जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। लेट फिक्स्ड चार्ज इज X rupees and cost of food per day is Y rupees। फिक्स्ड चार्ज मतलब फिक्स होता है और वो एक ही बार देना होता है। इसके पहले भी 2 हमने फिक्स चार्ज वाले देखे थे। अब इसमें ऐसा है, हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। अब हॉस्टल में रह रहे हो तो रेंट का एक फिक्स्ड चार्ज तो होगा कि भाई इतना तो देना ही है। सो पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, एक चार्ज फिक्स है रहने का, और दूसरा चार्ज कौन सा है, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो स्टूडेंट ए जो है टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज़ टू पे ₹1000। 20 दिन के लिए खाना खाया तो 1000 रुपये टोटल उसका हॉस्टल चार्ज हुआ टोटल। ओके, वैसा है। तो फॉर स्टूडेंट ए हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, फॉर स्टूडेंट ए टोटल चार्ज कितना है उसका, टोटल चार्जेस लगे उसके ऊपर 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ तो वो कैसे हमको मिलेंगे, टेक तो फिक्स चार्ज X प्लस पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ Y रुपीज़। एक दिन अगर आपको खाना हो तो Y रुपीज़ लगेगा। फूड फॉर 20 days, 20 दिन तक खाया है तो बाई 20Y। एक दिन का Y रुपीज़ है खाने का तो 20 दिन का 20Y प्लस फिक्स चार्ज तो भाई रहने का देना ही है, तो X प्लस 20Y बन गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने वाले हैं। सो फॉर दैट ऑल द थिंग्स इन वन साइड इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तो -1000 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1।
ओके, तो स्टूडेंट ए का हो गया। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays 1180। अब चलो ये एकदम ईजी है, पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा भी हो ही जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। फॉर स्टूडेंट बी एक तो फिक्स चार्ज 26 days उसने खाना खाया है इक्वल टू 1180, तो x माइनस 26y इक्वल टू 1180 इस साइड तो माइनस होगा इक्वल टू 0। ये तो प्लस ही रहेगा, ये दोनों अपनी जगह पे ही है, 1180 ऑन अदर साइड तो वो हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे बन गए दोनों इक्वेशन। ओके, नाउ a1 b1 a2 b2, तो a1 a2 1 1, b1 b2 20 26, c1 माइनस 1000, c2 माइनस 1180। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फॉर्मूला x अपॉन बी सी माइनस बी सी 1 2 2 1, y अपॉन सी ए माइनस सी ए 1 2 2 1, एंड 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी 1 2 2 1। ओके, सो x अपॉन b1 c2 20 इंटू माइनस 1180 माइनस b2 c1 26 इंटू माइनस 1000। ठीक है, नाउ नंबर 2 y अपॉन c1 a2 माइनस 1000, a2 तो 1 ही है, माइनस c2 a1 माइनस 1180 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a2 b1 1 इंटू 26 माइनस a2 b1 1 इंटू 20। ओके, ये हो गया। चलो करते आगे। 20 इंटू माइनस 1180 तो माइनस 23600, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रफ पे, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 26 इंटू 1000 26,000, y अपॉन 1000 माइनस 1000 इंटू 1 माइनस 1000, माइनस माइनस प्लस 1180, मल्टीप्लाई करो यही आएगा, एंड हियर 1 इंटू 26 26 माइनस 1 इंटू 20 20। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 26,000 माइनस 23,600, तो कुछ ऐसा आएगा साइन बड़ी वैल्यू का, y अपॉन इन दोनों का माइनस करेंगे 180 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव, और ये होगा 6। फिर हम करते हैं x अपॉन जो भी है इक्वल टू 1/6 एंड y अपॉन इक्वल टू 1/6। सो x इक्वल टू 2400/6, 6 4 जा तो 400 एंड 1180/6। तो ये आएगा ही नहीं, ये दोनों का माइनस एक्चुअली 180 आएगा। ओके, 180 आएगा, माइनस करके देखो 180 आएगा, और डिवाइड करोगे तो फिर 30 रुपीज़, 30 मतलब। सो फिक्स्ड चार्ज, हमारा आंसर आया फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन के खाने का कितना रुपया है, बस सिर्फ 30 रुपये, 30 रुपये में खाओ पूरा दिन। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इसी के अंदर नंबर 2, तो नंबर 2 हमको देखना नहीं है, नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, क्योंकि नंबर 2 फ्रैक्शन वाला है।
एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.5, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ये फर्स्ट वाले के नीचे जो नंबर 2 है वो देखना, पेज नंबर 63 पे फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला खुद से करना है। दो हमने फ्रैक्शन वाला कर ही दिया है, ठीक है, तो उसी की तरह करना। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस getting 3 marks for each right answer, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer, मतलब कि माइनस मार्किंग भी, अगर आपका रॉन्ग हुआ तो -1 होगा। had 4 mark been awarded for each correct answer and 2 mark been awarded for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks, मतलब उसके 40 मार्क आए। कब आए? अगर सही का 3 मार्क मिले और गलत का 1 मार्क मिले तो। अगर उसको 4 मार्क मिलते करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क मिलते उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए, 2 मार्क बिन अवॉर्डेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो 2 मार्क इनकरेक्ट आंसर तो 2 मार्क, मतलब कि 2 मार्क मिलेंगे उसको फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो नहीं, अवॉर्डेड नहीं है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है डिडक्टेड मतलब कि काटना। ऐसे कौन से एग्जाम होगी कि राइट लिखो तो 4 मार्क और रॉन्ग लिखो तो भी 2 मार्क मिलेंगे? जी नहीं, डिडक्टेड लिखा है अंदर, मतलब कि अगर उसको राइट आंसर के लिए 4 मार्क मिलते, रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क उसके कट जाते -2, तो उसके 50 मार्क आते। 2 सिचुएशन हमको दी है फॉर मेकिंग 2 इक्वेशन। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? जो उसकी टेस्ट ली है यस की, उसमें क्वेश्चन कितने? जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना होता है, पर यहाँ पे थोड़ा अलग है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? लेट देयर आर एक्स क्वेश्चन इन द टेस्ट। फिर वाई के लिए तो हम कुछ एज्यूम कर ही नहीं पाएंगे, तो पूरे क्वेश्चन में देखो कि भाई करेक्ट आंसर के लिए इतने मार्क, इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर के लिए इतने मार्क, करेक्ट आंसर के लिए इतने मार्क, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो हम ऐसा कुछ एज्यूम करेंगे, लेट यस has given X correct answer and Y incorrect answer, और दोनों को मिला के हो जाएंगे टोटल क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो करेक्ट जो उसने दिए वो, इनकरेक्ट जिस उसने दिए वो, टोटल क्वेश्चन हो गए एग्ज़ाम के। सपोज एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो उसमें उसने शायद 15 करेक्ट दिए होंगे, 10 इनकरेक्ट दिए होंगे, लेकिन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। तो हमको फाइंड करना है x + y फाइंड करना है, लेकिन पहले x और y तो फाइंड करो, फिर दोनों का प्लस कर देंगे लास्ट में। तो इक्वेशन बनाते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर वो एक राइट आंसर देगा तो उसको 3 मार्क मिलेंगे। उसने टोटल कितने राइट आंसर दिए? उसने टोटल राइट आंसर दिए है x कितने, तो एक राइट आंसर का 3 मार्क, तो x जितने राइट आंसर के कितने मार्क, तो 3x ओके। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लूजिंग 1 मार्क, अगर एक आंसर रॉन्ग दिया तो 1 मार्क जाएगा। अगर y जितने आंसर रॉन्ग दिए, इनकरेक्ट y जितने, तो y × 1 ओके। तो चलो 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ऐसा है। दैट मीन्स टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने होंगे? तो एक करेक्ट देंगे तो 3 मार्क, उसने x इतने आंसर करेक्ट दिए तो 3x बराबर उतने मार्क मिलेंगे। सपोज उसने 5 आंसर करेक्ट दिए होंगे, 5, सपोज उसने 5 आंसर करेक्ट दिए, तो हम क्या लिखते, एक का 3 मार्क, तो 5 आंसर उसके करेक्ट है, तो 5 × 3 15, वैसे ही 3 × x ओके। फिर आगे देखते हैं।
अब फॉर वन इनकरेक्ट आंसर तो क्या होगा, -1 होगा। नेगेटिव मार्किंग किसको बोलते हैं, इनकरेक्ट आंसर दिया तो कट जाएंगे, दैट इज़ द नेगेटिव मार्किंग। अगर इनकरेक्ट आंसर दिया तो कट जाएंगे -1। तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए है, y इनकरेक्ट आंसर तो कितना होगा, -1 इंटू वाई, मतलब कि -y। ठीक है, तो 3x करेक्ट है, 3x उसमें से इनकरेक्ट वाले मार्क्स हमको माइनस करने हैं, तब जाके उसको मिलेंगे टोटल 40 मार्क्स। टोटल उसके मार्क्स कितने थे, यस गॉट 40 मार्क्स। 3 प्लस करना है करेक्ट होगा तो, और 1 माइनस करना है। तो 3 प्लस करेंगे, कितनी बार प्लस करेंगे, तो x बार, क्योंकि उसने x आंसर करेक्ट दिए, x इतने आंसर, तो 1 का 3 मार्क है, तो x इतने आंसर का 3x। एक में एक मार्क कटेगा, एक आंसर करेक्ट इनकरेक्ट होंगे तो 1 मार्क कटेगा। उसने y जितने इनकरेक्ट दिए है तो -y। सपोज उसने 10 आंसर इनकरेक्ट दिए होंगे, 10, तो 1 इनकरेक्ट दिया तो -1, 10 इनकरेक्ट दिए तो -10। वैसे उसने यहाँ पे y जितने इनकरेक्ट दिए, 3x - y 40 उस साइड तो -40, इक्वेशन 1। 3 मार्क्स फॉर करेक्ट तो 3 इंटू एक्स, 1 मार्क डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट तो -1 इंटू वाई, और इक्वल टू 40 था, 40 को इस साइड ला दिया। ठीक है, नाउ सिमिलरली आगे जो लिखा है वो 4 मार्क्स हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स उसको करेक्ट के लिए मिलते हैं, मतलब कि 4x, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स डिडक्टेड मतलब कि 2y, और वो भी डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट मतलब कि माइनस आएगा, माइनस मार्किंग है। इनकरेक्ट दिया तो 1 इनकरेक्ट दोगे तो -2 होगा। वैसे y जितने वो इनकरेक्ट दे रहा है तो -2y, तब जाके उसका स्कोर होता 50। सो 4x - 2y, 50 अनदर साइड, इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कर देना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, a1 होगा 3, a2 4, b1 -1, b2 -2, c1 कांस्टेंट -40 एंड c2 -15। फिर वही अपना फॉर्मूला और आंसर लाओ। ठीक है, तो आगे कर देना। मेन हमारा होता है इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो ये था नंबर 3। नंबर 4 हम बाद में देखेंगे। नंबर 4 एक क्वेश्चन इसके पहले के एक्सरसाइज का भी बाकी है, मुझे पता है, वो हम बाद में देखेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज में भी एक हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नंबर 5। तो चलो लास्ट सम, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। एक हमारे पास एरिया ऑफ, देखा लास्ट तक आ गया तो थोड़ी मिस्टेक भी होने लगी। ट्राइंगल नहीं है हमारे पास है रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल reduced by 9 square unit if its length is reduced 5 unit and breadth is increased 3 unit। if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, मतलब लेंथ भी इंक्रीज़ करो, ब्रेथ भी इंक्रीज़ करो, एरिया तो इंक्रीज़ ही होगा। कितना इंक्रीज़ होगा, 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, जो पूरे क्वेश्चन में भी बोला है, तो वही हमको फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलो फाइंड करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L एंड ब्रेथ इज B।
नॉर्मली हम अभी तक एक्स और वाई एज्यूम कर रहे थे, चलो लास्ट समय तो कुछ नया करते हैं। लेंथ को नॉर्मली हम एल कहते हैं, ब्रेथ को बी। तो एक्स और वाई की जगह पे हमारा पूरा सम अब चलेगा एल एंड बी में। ओके, तो लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। ये पता होना चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी पहले आ चुका है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट कब होगा? इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। लेंथ करनी है रिड्यूस, लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, मतलब कि क्या करना है, एल है, एल पहले एल थी, अब उसमें से 5 हमको रिड्यूस करनी है, कम करनी है। ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, तो हमको बी क्या करना है, इंक्रीज मतलब कि प्लस। तब जाके एरिया क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले जितना था ना, पहले उसमें से 9 कम हो जाएगा, वैसा अंदर लिखा है। अगर हमने ये किया और ये किया तो हमको जो नया एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का वो 9 कम हो जाए। 9 का मतलब कि पहले से कम, पहले लेंथ इतनी है, ब्रेथ ये है और एरिया ये है। लेंथ कम की हमने पहले की लेंथ, पहले की ब्रेथ बढ़ाई उन्होंने जैसे लिखा है वैसे, फिर उन्होंने बोला एरिया 9 कम हो रहा है तो हमने एरिया 9 कम कर दिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए माइनस 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये कौन सी लेंथ इंटू ब्रेथ लेनी है, डिक्रीज इंक्रीज सब करने के बाद हमको जो लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगी वो यहाँ पे आएगी। मतलब यहाँ पे मैं लिख तो लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू एल बी है, एल इंटू बी मतलब एल बी। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हम क्या लेंगे, लेंथ में ये लूँगा एल माइनस 5 और ब्रेथ ये लूँगा इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद, तो लेंथ आएगी हमारी एल माइनस 5 इंटू ब्रेथ बी प्लस 3 इक्वल टू हमको लेना है एल बी माइनस 9। ठीक है, चलो दो ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो पहला मल्टीप्लाई एल इंटू बी, पहला दूसरा मल्टीप्लाई एल इंटू 3 मतलब 3L, दूसरा पहला मल्टीप्लाई -5 इंटू बी -5B, दूसरा मल्टीप्लाई -15 इक्वल टू एल बी माइनस 9। सब एक साइड ले लेता हूँ, माइनस एल बी प्लस 9 इक्वल टू 0, सबको एक साइड ले लिया, तो ये एल बी माइनस एल बी कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 3L माइनस 5B -15 प्लस 9 तो -6, ये आ गया इक्वेशन 1। ओके, फिर से देखते हैं। हमने लेंथ एल ले ली, ब्रेथ बी ले ली, तो एरिया क्या आएगा एल इंटू बी रेक्टेंगल का। उन्होंने बोला भाई लेंथ 5 डिक्रीज़ करो, ब्रेथ 3 अगर इंक्रीज़ करेंगे, रिड्यूस लेंथ 5 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज 3 यूनिट, तो हमारा एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस बाय 9। तो एल माइनस 5 बी प्लस 3, तो नया एरिया क्या आएगा, पहले से -9 करो, रिड्यूस बाय 9। ओके, पहले का एरिया ये था, अब एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आएगा, अब लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, नई लेंथ नई ब्रेथ। ठीक है, फिर से यही देखते हम, फिर से अब जो लिखा है वो, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब हमको करनी है लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, मतलब कि L प्लस 3 हमको करना है, इस बार L प्लस 3 करना है। सो इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट,
एंड ब्रेथ भी इंक्रीज करनी है, ब्रेथ 2 यूनिट। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्रेथ 2 यूनिट, मतलब कि बी प्लस क्या आएगा 2। तब हमको एरिया क्या मिलेगा, न्यू एरिया जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, द एरिया इंक्रीज बाई 67 इंक्रीज हो रहा है, 67 होगा नहीं, 67 ज़्यादा हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा, पहले से न्यू एरिया, तो पहले से ज़्यादा, पहला मतलब कि L इंटू बी था प्लस 67, और न्यू एरिया क्या आएगा, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, न्यू L इंटू न्यू बी। तो जब आप L और B चेंज करोगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, कभी कभी इंक्रीज होगा, इसके पहले बोला था डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाई 1 मल्टीप्लिकेशन, पहला मल्टीप्लाई, पहला दूसरा मल्टीप्लाई 12, दूसरा पहला मल्टीप्लाई, दूसरा मल्टीप्लाई, ऑल थिंग्स वन साइड, माइनस LB माइनस 67, तो LB कैंसल आउट, सो ट्वाइस L प्लस थ्राइस B, 6 माइनस 67 माइनस 61, इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों इक्वेशन मिल गए, उस इक्वेशन से लिखो A1 A2, L के साथ 3 L के साथ 2 है तो 3 2, B1 B2, B के साथ -5 है, B के साथ 3 है, C1 C2 -6 माइनस 61, और फिर हम क्या लिखते हैं, x अपॉन वाई अपॉन एंड 1 अपॉन, यहाँ पे x y नहीं है, L और अपने B है, तो L अपॉन B अपॉन 1 अपॉन, ओके, x के नीचे क्या आता है, BC माइनस BC, करना तो वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे CA माइनस CA, 1 2 2 1, AB माइनस AB, ओके, तो L के नीचे B1 C2 -5 माइनस 61 माइनस B2 C1 3 -6, ठीक है, B अपॉन C1 A2 -6 इंटू 2 माइनस C2 A1 -61 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन AB 3 3 माइनस A2 B1 2 -5, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 305 मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस 18, -6 इंटू 2 -12, माइनस माइनस प्लस 61 इंटू 3 183, 339 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आ जाएगा 323, ये आ जाएगा, माइनस होगा दोनों का 171 1/19, ओके, तो चलो अब इक्वल ले लेते हैं, L अपॉन 323 इक्वल टू 1/19 एंड B अपॉन 171 इक्वल टू 1/19, तो 323 अनदर साइड, L इक्वल टू 323/19, तो L मिल जाएगा, चलो ये डिवाइड करना है, तो आएगा 17, लेंथ इज 17, और फिर ये उस साइड, सो B इक्वल टू 171/19, तो ये डिवाइड करोगे, आंसर इज 9, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिलने के बाद तो कुछ नहीं था, तो लेंथ इंक्रीज करो, ब्रेथ इंक्रीज करो, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला था, तो एरिया जितना था उससे 67 इंक्रीज हो रहा है, एरिया कितना था पहले, इतना था, अब एरिया कितना हो गया, अब एरिया हो गया है न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। तो ऐसे सम सॉल्व करने हो तो हमको ये जो हमारा क्वेश्चन होगा बहुत बार पढ़ना पड़ेगा,
इतने सारे मैंने सम कराए पहले, इसके पहले के लेक्चर में, उसके भी पहले के लेक्चर में। तो ये सम्स ने आपने नोटिस किया होगा, मैं खुद क्वेश्चन इतनी बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ना पड़ता है। पहले तो एक बार पूरा पढ़ो बराबर, ये एज्यूम करने के बाद पहला इक्वेशन बनाने के लिए हम फिर से पढ़ते हैं 2 बार, वो भी दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम फिर से 2 बार पढ़ते हैं, तब जाके इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन बन गया फिर तो आंसर आना ही चाहिए। एक ही टाइप की मेथड बार बार करनी है, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज लिख देना फेयर बुक में, जो होमवर्क है वो कर लेना। एक एक्सरसाइज बाकी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वही लेक्चर इम्पोर्टेंट भी रहेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये सब तो 4 मार्क के ही, ये सब लेंदी, पर उसमें उस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन 4 मार्क के ही है। ओके, तो उसमें देखेंगे।